and the recovered items like cameras and otherwise be secured and sealed till the final disposal of the matter. So therefore, in supersession of the order which I had passed earlier, I am now directing for the formation of a Senate committee of senators comprising equal number of members from the government and the opposition. The three names from the Treasury and the opposition will be submitted to the Secretary of the Senate by the Leader of the House and the Leader of the Opposition. So this will dispose of that matter basically insofar as my earlier order was concerned in the morning. Now I would like to explain to the honorable senators that the candidates and their polling agents are allowed to inspect the polling booth and see and ensure, like I had made a commitment to the House earlier in the morning, that I would ensure that elections are held fair, free and transparent. And therefore, I would like to ask you that in case any of the contesting candidates or their polling agents desires to have a look basically at the polling booth, you're welcome to do so. The procedure for the election will be that every ballot paper has been printed in Urdu with names of the candidates which are also written in Urdu. The names will be called in alphabetical order. You will approach the Senate Secretary. He will issue you a ballot paper. The ballot papers for the post of the chairman are of green color. ये क्या उर्दू ठीक है जी, तर्जुमा भी कर देते हैं। बैलेट पेपर जो हैं जी वो हरे रंग के इशू किए जाएंगे जहाँ पे चेयरमैन का इंतखाब है। चेयरमैन के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका नाम उर्दू में होगा एक तरफ, और उसके साथ सामने एक बक्सा होगा स्क्वायर में। आप ये बैलेट पेपर लेकर के जाएंगे पोलिंग बूथ में, वहाँ पे एक स्टैंप मौजूद है पहले से, वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। अगर कहीं गलती हो जाती है किसी दोस्त से तो बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से पहले आप अप्रोच करें सेक्रेटरी साहब को, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको दूसरा बैलेट पेपर मिल जाए ताकि वो गलती जो है वो दुरुस्त हो जाए। उसको बराए मेहरबानी आप फोल्ड जब करें तो फोल्ड बैलेट पेपर को इस अंदाज से और इस तरीके से करें कि वो बैलेट आपका जो है वो ख़राब ना हो जाए। वो भी आपको हमने पहले भी आप लोगों ने जिन दोस्तों ने इलेक्शन में शिरकत की है उनको सबको पता है। अब ये जो स्टैंप है इसको हर 25 वोट के बाद हम चेंज करेंगे ताकि इसकी इंक जो है वो डिम ना हो जाए। So after every 25 votes, what we will do is to change the stamp. और ये भी बता दूं कि मोबाइल फोन्स, कैमरास और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। Nobody would be allowed to take either a mobile phone, a camera or any electronic device into the polling booth as such. And हमारे यहाँ 100 मेंबर हैं। इसाकदार साहब की नोटिफिकेशन गालिबन नहीं आई है, आई है, वी आर 99।
लेकिन आपकी सहूलत के लिए हम पोलिंग जो है वो 5 बजे बंद कर देंगे। 5 बजे क्लोज करके गिनती शुरू कर देंगे। गिनती में जो रिजल्ट आएगा उसकी अनाउंसमेंट करने के बाद जो चेयरमैन मुंतखब होते हैं उनको हलफ दिया जाएगा, और चेयरमैन साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन जो है वो जाके कंडक्ट करेंगे। तो तरीका यही होगा, 5 बजे हम जो है वो पोलिंग को क्लोज कर देंगे। तो हमारी दरख्वास्त दोस्तों से ये है कि बराए मेहरबानी 5 बजे तक आप अपना वोट जो है वो डाल दें। इसमें यहाँ पे बैलेट पेपर को मार्क करने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ज़रा सा मेहरबानी करके देख लें। और अगर मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो वो भी सेनेट सेक्रेटरी से या मुझसे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सेक्रेटरी साहब अभी ज़रा बक्से आप दिखाएं खोल के, खाली हैं, बक्से खोलें भाई, बैलेट बॉक्सेस। द कैंडिडेट्स सील करवा दें भाई, इसको सील करें जी सेक्रेटरी साहब। अच्छा जी, ये हो गया जी। सर, हैव यू ऑल सीन जी? ठीक है जी। अच्छा जी, अभी देख लिया जी आपने मोहसिन नज़ीर साहब और फारूक साहब, इसको सील करें जी जनाब, इनको सील करें बैलेट बॉक्सेस को। सील करके ज़रा दिखाएं। हो गया जी सील, सेक्रेटरी साहब। अच्छा सर, नाउ वी विल कमेंस विथ द प्रोसेस डी। क्या हुआ? भाई चेक करें ना यार, सेक्रेटरी साहब आपको कहा है ना यार, टेप लगा दें वहां पे। अच्छा सर, नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड भाई उसको टेप लगा दो। एंड कोकर साहब जरा सा तशरीफ रखें। वी विल नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। सेक्रेटरी साहब अब ज़रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप मेंबर साहिबान के नाम पुकारें। मेंबर साहिबान सेक्रेटरी साहब के पास आएँ, बैलेट पेपर लें और यहाँ से अपना पोलिंग बूथ जा कर के अपना वोट उसमें जो है मार्क करवाएं। चलिए जी, शुरू करें। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि पोलिंग बूथ में स्टैंप रख दे। सो विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, मैं अभी अल्फ़ाबेटिकली नाम लूँगा कैंडिडेट्स का, मेंबर्स का, एंड वन बाय वन ये वो आएंगे, बैलेट पेपर उनको दिया जाएगा और वो पोलिंग बूथ में वोट करेंगे। अगर किसी मेंबर को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे या मेरे जो डेस्क ऑफिसर्स बैठे हैं, दे कैन गेट एनी क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। जी सर।
ये साइन डबा हुआ है इसमें। जिस खाने में सर आपका दिल चाहे। ठीक है, ये मौलाना साहब वोट दे दें तो उसके बाद विल शिफ्ट इट बैक। ठीक है सेक्रेटरी साहब, ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब अपना वोट दे दें तो इसको ज़रा पोलिंग बूथ को ज़रा सा पीछे कर लें। बस बस चलें जी, अगला मेंबर बुलाएं। हाफिज़ अब्दुल करीम। वालेकुम सलाम। काउंट रखेंगे कितने हैं? ठीक है, मैं कर रहा हूँ। नाजरीन, सेनेट पर हुक्मरानी करने कौन आ रहा है, संजरानी या गिलानी? अभी ये मुकाबला शुरू हो चुका है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 5 बजे बंद कर दी जाएगी ये पोलिंग। और आपको बताएं कि सबसे पहला वोट जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने डाल दिया है। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये अमल टीवी पर लाइव दिखाया भी जा रहा है इस वक्त और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, किसका पलड़ा देखते हैं, आपके भारी होने वाला है, कौन जीतेगा? देखिए, जीतने के हवाले से तो कोई पेशगोई मुमकिन नहीं है। मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि ये वहाँ होता है जहाँ किसी उसूल के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी सियासी अखलाकियात के तहत वोटिंग हो रही और रिज़ल्ट मुरतब किए जा रहे हों। पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, संजरानी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के मौके पर जो कुछ हमारे सामने आया, फिर ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का इस्लामाबाद की सीट पर जिसमें गिलानी साहब जीते हैं, तो ये किसी भी पैमाने पर आप इसकी तज्ज़िया नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरप्राइज़ जो होते हैं दुनिया में उन ममालिक में आते हैं जहाँ सियासत किसी उसूल ज़ाब्ते के तहत ना हो रही हो। वरना ज़ाहिर बात है जिसकी अक्सरियत है उसका कैंडिडेट जीतना चाहिए। अब आज की जो सूरत हाल है, जो अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें तो जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से लगता है उनको शिकस्त नज़र आ रही है। और जो संजरानी साहब हैं या हुकूमत के लोग हैं पूरे एतमाद नज़र आते हैं। लेकिन यही हमें उस दिन भी नज़र आ रहे थे जब हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का हो रहा था और बिल्कुल उलट उसके हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज से तो हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो नंबर्स हैं दोनों पार्टीज़ के, उनसे भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब देखना जो होगा वो ये है कि क्या अरकान असम्बली फ़ैसला करते हुए ख़ुद ये महसूस करते हैं अरकान सेनेट के कौन शख्स इस ऐवान के लिए बेहतर चेयरमैन हो सकता है, क्या वो ख़ुद ये सोचने की ज़हमत गवारा करेंगे या नहीं। संजरानी साहब तजर्बाकार हैं, उनको सेनेट का तजर्बा है। इसी तरह का तजर्बा गिलानी साहब को है, वो कौमी असम्बली के चेयरमैन रह चुके हैं, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लेकिन
और संजरानी साहब जो हैं उनकी मुस्कुराहट कातिल मुस्कुराहट मशहूर है। अरकान को वो मशहूर करते हैं, लोग जो हैं उससे बड़े बहुत ही मुतासर होते हैं। और ये कातिल मुस्कुराहट का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि आपकी मुस्कुराहट कातिल होती है। गिलानी साहब पर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, बल्कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक MBBS की इस्तिलाह मशहूर हुई थी, मियाँ बीवी बच्चों समेत। वो बड़ी अफसोसनाक इस्तिलाह थी, लेकिन वो इस्तेमाल होती थी। अगर तो फ़ैसला हुआ शख्सियत की बुनियाद पर, अपने माजी की बुनियाद पर, तो और फिर ये है कि मुल्क के वसीतर मफाद में अरकान ने फ़ैसला किया, तो मुझे सादिक संजरानी की बेहतर पोजीशन नज़र आती है। एक दिलचस्प बात है जो हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्प होगी। दोनों बड़ी पार्टीज़ जिनकी कौमी असम्बली में पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, दोनों पार्टीज़ का कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है। संजरानी साहब का ताल्लुक़ PTI से नहीं है, बाब पार्टी से है। उनके जो नायब हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, उनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है, वो आज़ाद हैं फाटा से। इसी तरह अपोजिशन के जो PDM के उम्मीदवार हैं, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है, मुस्लिम लीग नून से नहीं है। नवाज शरीफ साहब के वो कैंडिडेट ज़रूर हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ नहीं, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। जो वाइस चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनका भी मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका ताल्लुक़ JUI से है, जमीयत उलमा इस्लाम से है, मौलाना फजल से है। लड़ाई जो है इस वक्त इल्ज़ाम तराशी जो हो रही है वो पीपल्स तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर कर रहे हैं। जो इन्होंने आस्तीनें चढ़ाई हुई एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं। हालांकि इनका कोई उम्मीदवार ही नहीं है, उम्मीदवार दूसरी पार्टीज़ के हैं। जीतना है अगर तो बाप पार्टी के उम्मीदवार ने जीतना है या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जीतना है। हारना है अगर तो इनमें से किसी एक ने हारना है। मुस्लिम लीग का ना उम्मीदवार है ना तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार है, लेकिन सियासत का अजीब खेल है, दिलचस्प खेल है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, एक फसाद बरपा है और दोनों बड़ी पार्टीज़ को कोई शेयर नहीं मिल रहा। तो अब नताइज पर मुनहसर है, 50-50 चांसेस तो हर इलेक्शन में होते हैं। आज वैसे अपोजिशन को पता चल रहा होगा कि काश हम वो जो ओपन बैलेटिंग की तजवीज़ थी वो मान लेते, लेकिन अगर वो ओपन बैलेटिंग की तजवीज़ मान लेते तो फिर आज तो शायद उनको फ़ायदा हो जाता, लेकिन पिछले इलेक्शन में वो लूज़र होते। तो एक दफ़ा कुदरत ने मौका दिया है इमरान ख़ान को कि वो ओपन बैलेटिंग नहीं करा सके और उस खुफिया बैलेटिंग में उनका उम्मीदवार आज मौका मिल रहा है अपोजिशन को कि वो ओपन बैलेटिंग के ख़िलाफ़ थे और खुफिया बैलेटिंग से वो खौफज़दा हैं। तो देखें अब कुदरत के खेल निराले हैं कि एक दिन एक पार्टी के लिए विन विन पोजीशन थी, आज दूसरी पार्टी के लिए है। उस वक्त एक परेशान था, आज दूसरा परेशान है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, नताइज के बाद फैसला हो जाएगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने हमें इस बीच ज्वाइन किया है। मोहित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि शख्सी बुनियादों पर अगर देखा जाए, शख्सी बुनियादों पर अगर फैसला हो तो फिर किसका पलड़ा भारी होगा? अगर हम अददी अक्सरियत की बात करें तो अपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 अरकान है और हुकूमत के पास 47 अरकान की तादाद बनती है। तो अगर अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामान अपने शख्सी बुनियादों पर फैसला करते हैं तो फिर क्या नताइज तब्दील हो सकते हैं? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर लोगों ने खड़े होकर या हाथ खड़े करके यहाँ पर वोट डालना होता और उनके अपनी अपनी पार्टीज का जो उन्होंने कमिटमेंट्स पब्लिकली की थी, तो फिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के और PDM के कैंडिडेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो बहुत बेहतर हैं क्योंकि उनके ज़ाहिर तो वोट ज़्यादा है, 3 वोट ज़्यादा है। लेकिन चूंकि 6 इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, सीक्रेट बैलेट है, हुकूमत का असर रसूख हमेशा इस किस्म के मामला में ज़्यादा होता है। इसलिए कल रात तक तो कम अज़ कम ये कंसेंसस था कि सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे नंबर 1 सीट और अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के तौर पर आ जाएंगे। सुबह से ये कैमरास का जो अलबत्ता हुआ है, ये बहुत दिलचस्प है कि ये कैमरास का मामला किसने खड़ा किया और जाहिर है इसकी किसने किसको डराने की या खौफजदा करने की कोशिश की है और इसका टोटल इम्पैक्ट जो है वो क्या है। अब 90 मिनट में 5 बजे से पहले ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कौन जीता है। लेकिन अभी भी मुझे लग यही रहा है कि शायद सादिक संजरानी साहब जो है वो कामयाब हो जाएं। लेकिन बहरहाल हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं। मोहित साहब, जैसा कि आपने कहा कि आज़ाद जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी बड़ा इसमें किरदार होगा, इसके साथ ही साथ हम ये भी देखें तो कहा जा रहा है कि एएनपी के दो जो सीटें हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं, बड़ा किरदार रखती हैं इसमें। क्या समझते हैं आपके वो किस तरफ जाने वाली हैं? देखिए, ये तो अब इल्जाम लगाने की बात है कि मैं कहूँ किस तरफ जाने वाली है, लेकिन इस किस्म की जो छोटी पार्टीज हैं, जो छोटे धड़े हैं, वो अपनी लॉयल्टीज चेंज कर सकते हैं, बिकॉज रियासत के साथ और हुकूमत के साथ ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने हलकों के लिए। तो इसीलिए सीक्रेट बैलेट्स में हुकूमत का असर रसूख इस किस्म के मामला में ज़्यादा होता है, और सीक्रेट बैलेट का रिजल्ट किसी तरफ भी जा सकता है। तो लेकिन चांस यही लग रहा है कि हुकूमत के असर रसूख एक्सरसाइज कर सकेगी और सादिक संजानी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीर सादा साहब, ये भी कहिएगा कि जमात इस्लामी का वोट कितना अहम हो सकता है। हमने इससे पहले देखा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान मुकाबला था, तब भी जमात इस्लामी ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया और उन्होंने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया, वोटिंग के अमल में। तो आज जो है वो इंतखाब में भी वो कह रहे हैं कि हमारा वोट जो है वो न्यूट्रल होगा। तो ये रवैया जो है वो जमात इस्लामी के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए, जमाते वोट का क्या असर होगा वो एक अलग मामला है, और जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में वो एक अलग मामला है। जहां तक जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स जा रही है, एक वो जमाना था जो जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बड़ा मैटर करती थी 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, जब पहली दफा जनरल मुशर्रफ के जमाने के हद तक वो मैटर करते थे। इस वक्त तो जमात इस्लामी का पाकिस्तान की सियासत में असर रसूख तकरीबन ना होने के बराबर है। कुछ पता नहीं उनका सियासी मुस्तकबिल है क्या, वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो चुके हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस से।